Hello friends, in this video we'll talk about the fundamental principles of administrative law like rule of law, separation of power and natural justice. देखिए किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो फंडामेंटल उसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, impartiality, objectivity, reasoned decisions, legality, effective review of administrative rules and administrative decisions, accountability, and non-arbitrariness. ये सब are broadly encompassed under rule of law, doctrine of separation of power and principle of natural justice. जितनी भी हमने बातें की, जितने भी हम प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे हैं, ये ब्रॉडली 3 मेजर रूल्स के अंडर कवर हो जाते हैं और वो 3 रूल्स क्या हैं? रूल ऑफ लॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. राइट, थोड़ा ये ठीक नहीं है, आई विल डू इट फॉर यू. एंड तो ये 3 बेसिक हैं जिसके जो कि फाउंडेशन आप जिसको कह सकते हैं ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. सबसे पहले बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की. राइट, रूल ऑफ लॉ देखिए it essentially deals with the doctrine of constitutional morality, which says that even in doing something legal, an administrative action must always be fair and reasonable. रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ लीगल कर रही है, एज पर लॉ कर रही है, तब भी उस लीगल एक्शन में भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट हैज़ टू बी फेयर एंड रीजनेबल. एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे एक, यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस रीड आउट दैट यू कैन अपॉइंट एनी पर्सन एज प्रोफेसर ऑफ लॉ. No other qualification is laid down. University appoints a person who has no qualification of law and has no teaching experience. Hence, in this case, it is principle of administrative morality which operates and vitiates the said appointments. ठीक है, तो एग्जाम्पल ये है कि प्रोफेसर ऑफ लॉ की एक अपॉइंटमेंट करनी है जिसमें ये कहा गया है, गाइडलाइंस क्या बोलती हैं, दैट द पर्सन शुड बी the person who is to be appointed as principal of no other university guidelines read out that you can appoint any person as rule of law. किसी भी पर्सन को रूल ऑफ लॉ प्रोफेसर ऑफ लॉ अपॉइंट किया जा सकता है एंड कोई और क्वालिफिकेशन उसमें नहीं लिखी गई. तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया, एक ऐसे आदमी को प्रोफेसर अपॉइंट कर दिया जो कि ना तो उसके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है और ना ही उसके पास क्वालिफिकेशन है. इस केस में द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मोरालिटी विच ऑपरेट्स एंड वाइटिएट्स द सेड अपॉइंटमेंट. हालांकि दिस इज एज पर लॉ, लेकिन क्योंकि अब प्रोफेसर ऑफ लॉ अपॉइंट करने के लिए ये तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और लॉ की डिग्री होनी चाहिए, जो है ही नहीं. तो इसलिए ये जो सेड अपॉइंटमेंट है ये नल वॉइड होगी और ये कैंसिल हो जाएगी. Rule of law is an essential tool to protect the freedom and dignity of the individuals against organized powers. और हम ये कह सकते हैं फर्दर कि जो रूल ऑफ लॉ एक ऐसा टूल है, नॉट टूल है विच प्रोटेक्ट द freedom and dignity of the individuals against the organized power of the state. इसका एक एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में एक रूलिंग दी दैट रूल ऑफ लॉ एज द इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें भी कह दिया गया ये बात कि जो रूल ऑफ लॉ है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब इसको अमेंड करने की अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास भी नहीं है. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हम पढ़ चुके हैं कि वो स्ट्रक्चर जिसको बेसिक्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको पार्लियामेंट भी अमेंड नहीं कर सकती. देयर आर ऑपोजिशन टू द डॉक्ट्रिन इन द डेज ऑफ मोनार्की. मोनार्की में आप कह सकते हो कि इसके कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, ऑपोजिशन हो सकते हैं रूल ऑफ लॉ की, क्योंकि मोनार्की में क्या होता है, किंग का रूल, किंग का वर्ड, किंग की टर्म्स ऑर्डर्स वही रूल होता है. बट इट इन डेमोक्रेसीज द रूल ऑफ लॉ इज एन एसेंशियली अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, और ये मोनार्कीज में नहीं होता. Indian Vedas, Smritis and Upanishads are all texts which perpetuate the ideals of fair administration and hence rule of law. बड़ा पुराना नाता है हमारा. वेदास और स्मृतिज में भी रूल ऑफ लॉ की बात की गई है. Right? Okay, sorry. Rule of law essentially means that law carries supremacy. अब इसका और अगर हम elaborate करें, इसका मतलब ये निकलता है कि इसका मतलब हुआ कि लॉ कैरी सुप्रीमेसी ओवर ऑल इंडिविजुअल. लॉ सबसे सुप्रीम है, सब इंडिविजुअल से सुप्रीम है.
इवन दोज हु आर इन पोजिशन ऑफ पावर, जो पावर में है उनके से भी ऊपर लॉ है. एंड द नोशन ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन आर्बिट्रेरीनेस आर इम्पॉर्टेंट एंड नॉन डिटैचेबल कंपोनेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ. इक्वालिटी बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ का, और नॉन आर्बिट्रेरीनेस, आर्बिट्रेरी होता है मनमर्जी, तो ये मनमर्जी वाला सौदा ये नहीं होगा रूल ऑफ लॉ में. तो ये दो, इक्वालिटी और नॉन आर्बिट्रेरीनेस, आर अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉन डिटैचेबल कंपोनेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ. When administrative law was governing as a separate discipline, Dicey had objected to this its expansion, stating that the doctrine of rule of law was being violated, giving the most administrative procedure and mechanisms are their resultant follies being addressed internally. अब ये ड्राफ्ट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये हम इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे. वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस दैट a rule of law can be best understood by these three expressions. तीन बातें जो है रूल ऑफ लॉ को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं. एक, रूल बाय लॉ, रूल अंडर लॉ एंड रूल अकॉर्डिंग टू लॉ. तो अगर ये तीन चीज़ें हों तो हम कह सकते हैं उस सोसाइटी में या उस एडमिनिस्ट्रेशन में रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है. दूसरी हमारी प्रिंसिपल था डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. ये हमने एक चैप्टर में बड़े एलैबोरेटली किया भी है, बट अभी हम इसको एक वीडियो में हमने स्पेसिफिकली इसी टॉपिक को छेड़ा, लेकिन अभी हम इसको ब्रीफली करेंगे कि क्या सेपरेशन ऑफ पावर क्या है. देखिए, इट एम्पावर्स सिटीजनरी एंड द ऑर्गेनाइज पावर ऑफ द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर. फ्रीडम रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट सेफगार्ड्स एंड दैट इज द प्राइस वी पे फॉर लिबर्टी. अगर हम सिविलाइजेशंस की हिस्ट्री को स्ट्रगल करें तो हम क्या देखते हैं, ये जो सिटीजन है उनकी स्ट्रगल रहती है गवर्नमेंट के साथ, या जो गवर्नमेंट में जो लोग हैं, जो स्ट्रक्चर है, उनके साथ कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल होती है. और ये जो कांस्टेंट स्ट्रगल है, यही हमारा एक तरह से आप कह सकते हो एक हम कीमत देते हैं अपनी फ्रीडम की. व्हेन वी टॉक अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर, ये गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स को सेपरेट करता है, पार्टीशन क्रिएट करता है बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. और इस वजह से क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर से एफिशिएंसी आती है सिस्टम में, बट ऑल्सो एट डिवाइडिंग पावर्स अगेंस्ट इटसेल्फ, एज पावर कैन बी काउंटर्ड बाय ओनली विद पावर. ये एफिशिएंसी के साथ साथ क्या चीज़ इसमें होती है कि पावर्स जब आपस में बढ़ जाती हैं और एक पावर दूसरी पावर को चेक करती है, तो कोई भी पावर अपनी या अथॉरिटी अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकती, एंड दैट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ बैलेंस ऑफ पावर. लेजिस्लेचर अगर अपना गलत काम करती है तो एग्जीक्यूटिव उसको चेक कर रही है, और एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करती है तो लेजिस्लेचर उसको चेक कर रही है. द लिबर्टी ऑफ सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू बी सेफ. इन सच अ सिचुएशन क्या होता है, लोगों की जो आप कह सकते हो लिबर्टी है, फ्रीडम है, वो सेफ रहती है. And separation of powers serves as a guarantee of protecting the life and property of the people, liberty of the people. When power and control lies with more than one center, the opportunity for it being misused is reduced. जब भी पावर एक से ज़्यादा हाथों में होती है, एक सेंटर में नहीं होती, वहाँ पर पावर का मिसयूज होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. मोंटेस्क के बारे में हमने, मोंटेस्क इज द पर्सन हु एक्चुअली एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. ठीक है, तो मोंटेस्क की जो थ्योरी थी उसमें उन्होंने तीन मेजर बातें की अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. सबसे पहले उन्होंने बात की इंस्टीट्यूशनल सेपरेशन और स्ट्रक्चरल सेपरेशन, विच मीन्स, उसका मतलब क्या था, स्टेट मस्ट नॉट बी द मेंबर ऑफ any or another organ. One organ of the state must not be the member of the other organ of state. मतलब जो लेजिस्लेचर का मेंबर है वो एग्जीक्यूटिव का मेंबर नहीं होगा, और जो एग्जीक्यूटिव का मेंबर है वो लेजिस्लेचर का नहीं होगा, एंड सो ऑन. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये सिस्टम पूरी तरह से फॉलो होता है. ठीक है, कांग्रेस का कोई भी मेंबर एग्जीक्यूटिव में नहीं होता, और जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट और उसके सेक्रेटरीज और सब कुछ होते हैं वो कांग्रेस के मेंबर नहीं होते, है ना. अब हमारे यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप है ना, क्योंकि हमारे इज अ वी कैन नॉट से दैट वी स्ट्रिक्टली फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, बिकॉज वी हैव एग्जीक्यूटिव हु इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर.
लाइक जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो पहले लोकसभा का मेंबर उनके लिए बनना जरूरी होता है. So can we say that India follows a flexible principle of separation of power? The answer is yes. We can say that without any doubt. One organ of the state should not exercise the function of the other organ. दूसरी बात, पहली बात तो ये होगी कि एक ऑर्गन का जो मेंबर है वो दूसरे ऑर्गन का मेंबर नहीं होगा. दूसरा, one organ will not exercise the function of the other. एक ऑर्गन जो दूसरे ऑर्गन का फंक्शन है उसको एक्सरसाइज नहीं करेगा. लेजिस्लेचर अपना काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना और जुडिशरी अपना. वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शन ऑफ द अदर. और एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के फंक्शन में इंटरफेयर भी नहीं करेगा. तो ये तीन जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के. The aforesaid points can be fully understood only in the idealistic circumstances. Hence, the doctrine of separation of power in classical sense is not applicable to any modern government, and some overlapping among them is inevitable. देखिए, ये एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन में हो सकता है. ये बात बिल्कुल सही है कि जब लेजिस्लेचर सिर्फ लेजिस्लेचर के काम करे और एग्जीक्यूटिव सिर्फ एग्जीक्यूटिव का काम करे और जुडिशरी सिर्फ जुडिशरी के काम करे. बट इन प्रैक्टिकल टर्म्स क्या होता है, जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो इसको हम प्रैक्टिकली मॉडर्न गवर्नमेंट्स में इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ओवरलैपिंग है ऑफ फंक्शंस है ये होती है. हेंस द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर has adapted to the relative circumstances of a polity in different ways than Montesquieu emphasized. Both rule of law and separation of power together establish the administrative law is not an exclusive domain of executive. In fact, such is applicable to each branch of the state. अब ये रूल ऑफ लॉ और सेपरेशन ऑफ पावर है ना, ये दोनों सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ही हिस्सा नहीं है, उसी का डोमेन नहीं है, बल्कि ये बाकी ब्रांचेस में भी एप्लीकेबल होता है. रोल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस थर्ड था हमारा बेसिक लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में क्या आया, नो बायस एंड राइट टू फेयर हियरिंग. देखिए, दो मेजर चीज़ें हैं जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में हम फॉलो करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर नॉट फिक्स्ड रूल्स, कोई फिक्स्ड रूल नहीं होते इसमें. दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मोल्डेड टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिचुएशन और स्पेसिफिक पर्पस टू डू जस्टिस इन अ पर्टिकुलर केस, है ना. नेचुरल जस्टिस का कोई लॉ नहीं होता. नेचुरल जस्टिस का मतलब ये हुआ कि उस सिचुएशन और उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए क्या जस्टिस की डिमांड है, या हम ये भी कह सकते हैं व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए एक सिचुएशन में, दैट इज व्हाट वी कैन से. बट फिर भी इस जब ये नेचुरल जस्टिस को हम फॉलो करें तो ये चीज़ें ध्यान में रहें कि एक तो नो बायस हो और राइट टू फेयर हियरिंग, मतलब दूसरे जो पार्टी है उसको अपनी बात कहने का मौका मिले. For centuries, courts have developed two principles of natural justice, mainly the rule against bias and rule of fair hearing. The principles are not written in any act. In fact, they are derived from the law of nature. कहीं पर लिखे नहीं गए ये दोनों चीजें, और बट ये natural law से derived हैं. Such has been the evolution of administrative law, and as that third rule of transparency and reasons can also be added to the above two. आप एक थर्ड रूल भी इसमें ऐड कर सकते हो, दैट इज रूल ऑफ ट्रांसपेरेंसी. ठीक है. द रीजन अलोन शो द एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन डिसीजन मेकिंग. इसमें इनमें क्या कहा गया है, बस कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड है वाइल मेकिंग द डिसीजंस. कि अगर आप फेयर नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग कोई काम करना डिसीजन लेना चाहते हो तो उसमें रूल अगेंस्ट बायस और रूल ऑफ फेयर हियरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी फॉलो किया जाना चाहिए. और आप अपने दिमाग से इन रूल्स को लगाओगे कि कैसे सिचुएशन बेस्ट सूटेड वो पर्पस को सॉल्व करता है. These different shades of justice can be best explained through examples. If a workman assaulted a manager in a factory and the same manager is appointed as the inquiry officer, such an administrative action is clearly hit by rule against bias. एक वर्कमैन है, उसने अपने मैनेजर को हिट कर दिया, है ना, हमला कर दिया उस पर, और उसी मैनेजर को इंक्वायरी ऑफिसर बना दिया, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो है वो क्लियरली अगेंस्ट द रूल ऑफ बायस है. The administrative officials are required to act under the consideration of natural justice upheld by the constitution and not to act with prejudice. ठीक है. जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसको नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा, बल्कि प्रेजुडिस के हिसाब से नहीं. बायस कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स. ये जो बायस है वो कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि पिक्यूनरी बायस, सब्जेक्ट मैटर बायस, पर्सनल बायस, डिपार्टमेंटल बायस एटसेट्रा.
while there are maybe different significant overlapping in the shades and kinds, there are certain guidelines which must always be followed. तो overlapping भी हो सकती है, but कुछ strict guidelines हैं जिनको follow किया जाना चाहिए. जैसे कि there is a right of cross examination which also accrues to the parties whenever the veracity of evidence presented is put to question. Cross examination का the right to cross examination is always there. जब भी हमको एविडेंस को वेरीफाई करना हो, उसके वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ करना हो, तो क्रॉस एग्जामिनेशन की का राइट जो है वो अदर पार्टी को हमेशा होना चाहिए और होता है. Likewise, a party has a right to present his case or go for legal representation, and then there are constitutional safeguards in place which further govern administrative actions, such as Article 311 in the Constitution of India, which protects the civil servants. और जो भी पार्टी है उसके पास ये राइट है कि वो लीगल रिप्रेजेंटेशन के लिए जा सकता है. कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया गया है उसको आर्टिकल 311 में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, टू प्रोटेक्ट द सिविल सर्वेंट. जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे. अगले वीडियो में हम बात करेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की. और अभी के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखें. टेक केयर.